हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा सालवी, योर बायोलॉजी विंटर। तो बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, वो है सेल। राइट, कोशिका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। राइट, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, और देखा जाए तो इजी भी है ना, क्योंकि हम अपनी बॉडी के बारे में तो बात कर रहे हैं। राइट, हम अपनी बॉडी के एक पार्ट की एक छोटे से स्मॉलेस्ट यूनिट की बात कर रहे हैं आज। तो फटाफट से क्या करेंगे, एनसीईआरटी की बुक निकालेंगे, साथ ही अपनी नोटबुक लेकर के बैठेंगे ताकि हम इंपॉर्टेंट चीजें पेन डाउन कर सके। राइट, एक एक लाइन एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेल है ये चैप्टर, वैसे तो पूरे चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है आपको, लेकिन सेल में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। ईच एंड एवरीथिंग, डायग्राम हो, कोई लाइन हो, कोई वर्ड हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई ईयर हो, सबके सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? तो जब हम सेल की बात करते हैं तो आपको पता है कि हम हमारे बेसिक यूनिट की बात करें, ठीक है। यदि हम बायोलॉजी के एस्पेक्ट से एक बेसिक यूनिट की बात करें तो हम किससे बने हुए हैं? सेल से। मैं सेल से बनी हुई हूँ, आप सेल से बने हुए हो। यदि मैं कोई प्लांट की बात करूँ तो वो भी सेल से बना हुआ है। यदि मैं एक छोटू से बैक्टीरिया, जो अभी मुझे दिख भी नहीं रहे, हो सकता है मेरे हाथ पे ही हो सकता है, क्या होते हैं? राइट, तो यदि हम बैक्टीरिया की भी बात कर रहे हैं तो वो भी सेल से बने हुए हैं। इज दैट क्लियर? तो यदि हम बोल रहे हैं कि द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की बेसिक यूनिट कौन सी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एम आई राइट? ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। लेकिन जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो कहेंगे नहीं मैम, यदि हम वहां से बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट तो एटम है। बच्चों, एलिमेंट जो बने हुए हैं वो एटम के बने हुए, तो स्मॉलेस्ट यूनिट इन केमिस्ट्री, या हम बोले एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो भाई एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट है। लेकिन बायोलॉजी की बात हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी हमारी? सेल होगी। इज दैट क्लियर? चीज समझ में आई? देखो, जो सेल है उसके पास बहुत, देखो इतनी सी सेल होती है और बहुत सारे कंपोनेंट उसके पास होते हैं। राइट, मैं अभी यहाँ पर ना प्रोकैरियोट्स की बात कर रही हूँ, ना मैं यूकैरियोट्स की बात कर रही हूँ, ना मैं यूनिसेल्यूलर की बात कर रही हूँ, ना मैं यहाँ मल्टी सेल्यूलर की बात कर रही हूँ। मैं अभी नॉर्मली जनरल सेल की बात कर रही हूँ कि जो सेल है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं केमिकली, राइट, ये स्ट्रक्चरली जो है बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट भी हो सकते हैं और प्रेजेंट नहीं भी हो सकते हैं। तो सेल के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और इतने ज़्यादा ये इफेक्टिवली फंक्शन करती है, बहुत सारे टिश्यूज़ का निर्माण करती है। तो सेल जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट है। राइट, यदि हम सेल की बात करें बच्चों, यदि हम एक कोशिका की बात करें तो मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी कि मैम ये तो एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। राइट, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। यदि हम सेल के आधार पर, या जो नंबर ऑफ सेल है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ सेल के बारे में देखें तो इट हैज टू टाइप, ठीक है, जिसके पास सिर्फ एक सिंगल सेल होगी। राइट, जिसके पास एक सिंगल सेल होगी वो क्या कहलाएगा? यूनिसेल्यूलर। यूनी बोले तो एक, राइट, यूनी बोले तो सिंगल या फिर ओनली वन। राइट, और यदि हम बात करें एक से ज्यादा, मोर देन टू, राइट, मोर देन वन, तो हम कैसे बोलेंगे उसको? हम बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर। क्या बोलेंगे? मल्टी सेल्यूलर। राइट, एक और बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, लेकिन वो लाइन एकदम ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई जिसके पास सेल ही ना हो, या नंबर ऑफ सेल ना हो, या जिसका शरीर कोशिका का ना बना हो, ऐसा नहीं कह रहा है। वो जब लाइन आएगी तो मैं आपको बताऊंगी कि वो चीज़ मैंने वहाँ क्यों नहीं बताई, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूनिसेल्यूलर है यानी सिंगल सेल, यहाँ पर ये बहुत सारी सेल का बना हुआ है तो मल्टी सेल्यूलर। लेकिन कुछ जो होते हैं बच्चों वो कहलाते हैं असेल्यूलर। असेल्यूलर मीन्स जिसका शरीर कंप्लीट सेल से ना बना हो। आई अगेन रिपीट बच्चों, जो कंप्लीट सेल ना हो वो क्या कहलाता है? असेल्यूलर कहलाता है। कोशिका का अभाव, अकोशिकीय। राइट, हम क्या बोल रहे हैं इसको? अकोशिकीय।
असेल्यूलर, अभाव है कोशिका का, राइट। यहां पर यूनिसेल्यूलर है तो एक कोशिकीय, यहां पर बहुकोशिकीय, इज इट क्लियर। अकोशिकीय यानी कि कोशिका का अभाव है, संपूर्ण कोशिका नहीं है, एक कंप्लीट सेल नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, जो हमारे शरीर के बाहर है तो निर्जीव है, लेकिन शरीर के अंदर आते ही सजीव बन जाएगा, राइट। लिविंग और जो नॉन लिविंग है उसके बीच में एक योजक कड़ी का काम करता है। कौन करता है, कौन करता है, वायरस करता है कि नहीं करता है, राइट। तो वायरस क्या आएगा, असेल्यूलर है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, ये एक प्रॉपर सेल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एक अकोशिकीय, क्या हो जाएगा, अकोशिकीय, असेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर की एग्जाम्पल की बात करें तो प्लांट, ह्यूमन एंड एनिमल, राइट। यदि हम यूनिसेल्यूलर की बात करें तो हम बात कर सकते हैं बैक्टीरिया, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, ये चीजें क्लियर हो गई एकदम। चलिए, तो यदि सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, किसकी बात हो रही है, सिंगल सेल से बने हैं, एंड आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहलाते हैं वो, यूनिसेल्यूलर। जैसे वी हैव एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, राइट। हमारे पास यूग्लिना, ये सारे के सारे क्या हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं। यदि हम बात करें कि यदि एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बना हुआ हो तो while other like us composed of many cells are called multicellular organism। क्या क्या हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है, ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, प्लांट भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर। नाउ व्हाट इज सेल, राइट। अभी हमने चर्चा करी कि सेल क्या है, थोड़ा थोड़ा तो अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम देखेंगे हकीकत में सेल है क्या, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या ऐसे फीचर्स हैं। तो हम बात करें एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, मतलब क्या कैपेबिलिटी है, क्या उसमें एक पार होनी चाहिए, क्या उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, राइट। क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बैक्टीरिया है, ऐसा तो नहीं है कि बैक्टीरिया जब मेरी बॉडी में आएगा तभी वो एग्जिस्ट करेगा, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर आसपास जो बैक्टीरिया है वो भी सर्वाइव कर रहे हैं ना, हाँ या ना, सर्वाइव कर रहे हैं। तो क्या है कि इनमें कैसी कैपेबिलिटी होगी कि ये इंडिपेंडेंटली भी अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं, इनका एग्जिस्टेंस है, राइट। फिर परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। सेल किसी की भी हो, चाहे यूनिसेल्यूलर हो चाहे मल्टी सेल्यूलर हो, क्या होना चाहिए कि भाई फंक्शन जो उनकी परफॉर्मिंग है, एसेंशियल लाइफ है, उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होना चाहिए। भाई सेल अपना एक कार्य तो करेगी ना, हाँ या ना। यदि वो कार्य नहीं करी तो मतलब है उस सेल का नहीं है, कोई ना कोई फंक्शन उसके पास होना चाहिए। तो परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, राइट। एनीथिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो है असेल्यूलर वाली बात, राइट। अच्छे से देखना, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, एक या कोई भी, एनीथिंग कोई भी जो कि लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, जो उस कंप्लीट स्ट्रक्चर, मैंने क्या बोला था, इनकम्प्लीट सेल है। कौन, वायरस। प्रॉपर नहीं है, क्यों, वायरस का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आप क्या बोलते हो, उसमें एक जीनोमिक मटेरियल है और प्रोटीन का कोट है, राइट। तो यानी कि वो कंप्लीट सेल नहीं है, तो वायरस क्या आ जाएगा, यानी कि हम उसको एक सेल नहीं बोलते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, असेल्यूलर बोलते हैं। तो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। वायरस हमारे शरीर में नहीं है, होस्ट के शरीर में नहीं है, दैट मीन्स क्या वो अभी सर्वाइव कर रहा है, कर रहा है क्या, जब तक उसको क्या चाहिए, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए वो होस्ट की बॉडी पे डिपेंडेंट है, राइट। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करे। फर्स्ट क्राइटेरिया है, यहाँ पर वायरस उस क्राइटेरिया को क्या कर रहा है, छू भी नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर रहा है टच, बिकॉज ऑफ वो कंप्लीट सेल नहीं है,
इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? तो एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसीलिए वायरस को होस्ट का रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए। डन? क्लियर? हेंस सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। अब आ जाओ, ठीक है, यदि हम बात करें सेल, ठीक है, सेल के फीचर्स की, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या फीचर्स होने चाहिए? सबसे पहली बात, कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए, राइट? हम क्या कह रहे हैं? फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, बहुत जरूरी यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्यों बोला स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल? क्योंकि इस हर सेल का एक पर्टिकुलर काम होता है, चाहे वो नर्व सेल का हो, चाहे वो रीनल सेल का हो, राइट? हर सेल का एक काम है, राइट? और स्ट्रक्चरल क्यों? देखो, हर सेल एक स्पेसिफिक होगी, ब्रेन की सेल्स अलग होंगी, राइट? आपके लीवर की सेल अलग होगी, आपके किडनी की सेल अलग होगी, सबका अलग अलग फंक्शन होगा, सेल का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरिया की हम बात करें तो वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम देखने को मिलता है, तो दैट मीन्स वो स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराती है सेल और एक पर्टिकुलर फंक्शन भी प्रोवाइड कराती है, इसलिए हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं एक सेल के लिए। डन? क्लियर? चलिए हिस्ट्री के बारे में बात करें। बच्चों, हिस्ट्री में मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी डाले हैं, इम्पॉर्टेंट है, आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? आपका सेल जो है किसने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया? लिविंग सेल है, किसने डिस्कवर्ड किया? नॉ या डेड सेल है तो किसने डिस्कवर्ड किया? याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। ईयर भी बहुत ज़रूरी है, स्टेटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो हिस्ट्री की बात करें तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है? देखो, ल्यूवेनहॉक जो है, इन्होंने सेल को आइडेंटिफाई किया। इन्होंने एक वाटर लिया, ठीक है? वाटर जो था हमारा कैसा था? पॉन्ड वाटर था, ठीक है? सैंपल लिया पॉन्ड वाटर का, उसमें देखा उन्होंने विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप कि कुछ ऐसा मूवमेंट हो रहा है वाटर में, ठीक है? तो इनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी, राइट? इन्होंने फिर क्या देखा? जो टीथ होता है उसमें येलो येलो प्लैक बन जाता है, राइट? उसके अंदर देखा तो उन्होंने देखा कि नहीं, यहाँ पर भी कुछ है, तो वहाँ पर भी इन्होंने सेल्स को देखा। फिर इन्होंने देखा कि नहीं, हम कह रहे हैं कि कुछ मोटाइल चल रहा है, स्पर्म सेल्स को भी आइडेंटिफाई किया, राइट? तो जो हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने सेल को डिस्कवर्ड किया, लेकिन लिविंग सेल को। किसको डिस्कवर किया? लिविंग सेल को। तो ल्यूवेनहॉक एल, लिविंग, याद रखने का तरीका सीधी सीधी सी बात है, ल्यूवेनहॉक लिविंग, लिविंग ल्यूवेनहॉक। डन? इज दैट क्लियर? चलिए फिर हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने भी सेल को डिस्कवर किया, बट कैसे किया? डेड सेल को, ठीक है? रॉबर्ट हुक ने जो है डेड सेल को डिस्कवर किया और साथ ही सेल नाम भी दिया। याद रखेंगे, सेल नेम किसने दिया, टर्म किसने दी सेल को? वो है हमारे रॉबर्ट हुक। और क्या डिस्कवर किया इन्होंने? डेड सेल डिस्कवर करी। कैसे किया इन्होंने? आप देख रहे हो कॉर्क सेल, ठीक है? ऐसे इन्होंने बोला कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वैसा कुछ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है? कैसे? बार्क जो होती है, कॉर्क सेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट की पढ़ चुके हैं। कॉर्क सेल आपको पता है डेड सेल होती है, ये तो हमें पता है। तो हम क्यों बोल रहे हैं, ये दिमाग में होना चाहिए, हमें लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल पे वर्क किया तो डेफिनेटली वो डेड सेल ही तो है, हाँ या ना? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं,
तो वो कैसी होती है, डेड सेल्स होती है। तो डेड सेल को डिस्कवर करने वाले कौन थे, रॉबर्ट हुक थे, और सेल टर्मिनोलॉजी किसने दी, रॉबर्ट हुक ने दी। इज दैट क्लियर, डन। नाउ रॉबर्ट ब्राउन, अब देखो ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस को फाइंड किया नर्व सेल के अंदर। कैसे याद रखोगे कि रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउनी आपने देखी है, खाते हो आप, केक जैसा छोटा सा ब्राउन कलर का आता है, ठीक है, ऐसी ब्राउनी होती है। तो ब्राउनी जो है बिल्कुल मतलब छोटू सी आती है, ठीक है, और उसके सेंटर में हम छोटी सी चेरी वेरी लगा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो नर्व सेल है, ठीक है, नर्व सेल्स हैं, और इन्होंने क्या देखा, वहां पर कुछ मूवमेंट हो रहा है। कैसा मूवमेंट हो रहा है, एक हमारा जिगलिंग टाइप सा मूवमेंट हो रहा है, और उसको उन्होंने क्या कहा, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्यों बोला, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन की बात कर रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने एक मूवमेंट देखा, ठीक है, जिसको हमने ब्राउनियन मोशन नाम दिया, मूवमेंट देखा। और इन्होंने क्या बोला कि नर्व सेल के अंदर सेंटर में, ठीक है, जैसे कि ब्राउनी के अंदर एक चेरी सेंटर में लगी हुई होती है, वैसे ही जो नर्व सेल है उसके सेंटर में हमने एक सेल देखी है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया है, न्यूक्लियस बोला है, राइट। तो डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ह्यूमन चिक सेल, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए मैंने रिपीट किया है। इज दैट क्लियर, डन। चल, मैथियास स्लाइडेन, हम मैथियास और स्वान की बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कवरी देख रहे हैं, क्योंकि सेल थ्योरी में हम डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। तो 1838 में मैथियास स्लाइडेन ने, जो कि एक बॉटनिस्ट थे, कैसे याद रखेंगे, बॉटनिस्ट ज़ूलॉजिस्ट, अभी मैं बताती हूँ। उन्होंने क्या बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, राइट। फिर हमारे थियोडर स्वान ने क्या बोला, ये एक ज़ूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बोला कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। देखो, जो बॉटनिस्ट होगा उन्होंने बॉटनिस्ट प्लांट के बारे में बात करी, जो ज़ूलॉजिस्ट होगी उन्होंने नर्व सेल पे बात करी या एनिमल सेल पे बात करी। रुडोल्फ वर्चो ने क्या बोला कि नहीं, जब हमारे सेल थ्योरी की हम बात करेंगे तो आप देखोगे कि जो हमारे मैथियास है, मैथियास ने बोला कि प्लांट सेल जो है, सब जो प्लांट है वो सारी सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। और जो हमारे ज़ूलॉजिस्ट हैं उन्होंने बोला कि सारी की सारी जो भी एनिमल है वो किससे मिलकर के बने हुए हैं, सेल से मिलकर के बने हुए हैं। लेकिन उन दोनों ने ये नहीं बताया था कि जो सेल है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो रुडोल्फ वर्चो नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि जो सेल है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, पुरानी सेल से ही ओरिजिनेट हो रही है। डन। अब बताओ, अब माइक्रोस्कोप देखो, पहले जो आज से हम 10 से 15 साल पहले की बात करेंगे तो माइक्रोस्कोप पे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, राइट। ये वाला माइक्रोस्कोप है, किसने इन्वेंशन किया, कैसी सेल है तो कैसे फाइंडिंग करेंगे, इसका माइक्रोमीटर डायामीटर क्या है, राइट। लेकिन अब ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी आप चाहेंगे तो हम थोड़ा सा, जब ये एंड ऑफ द चैप्टर होगा सेल का, तो उसके बाद अपन एक एक्स्ट्रा सा स्लाइड बना करके जो पुराने क्वेश्चंस हैं जो माइक्रोस्कोप पे ही आए हैं उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। सेल का जो स्ट्रक्चर का डिटेल देने वाला जो माइक्रोस्कोप है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो, रॉबर्ट हुक ने जिस पे काम किया था वो माइक्रोस्कोप ऐसा था, राइट। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी की हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट आते हैं, साइंटिस्ट के नेम पूछे जाते हैं, ईयर पूछे जाते हैं, बॉटनिस्ट कौन है, ज़ूलॉजिस्ट कौन है, किसने क्या स्टेटमेंट दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक एक लाइन को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। सेल थ्योरी जो है बच्चों, यहाँ पर 3 साइंटिस्ट का कॉम्बिनेशन है। एक ज़ूलॉजिस्ट है, एक बॉटनिस्ट है, और एक ने कैंसर सेल पे वर्क करते हुए ये बताया कि जो पुरानी सेल है उसी से ही नई सेल का निर्माण होता है। तो ये तीनों के तीनों साइंटिस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखो कैसे हमें पता लगेगा कि कौन ज़ूलॉजिस्ट है और कौन बॉटनिस्ट है, तो इनके नाम से ही पता लग जाएगा। वी हैव 2 साइंटिस्ट, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे मैथियास की, ठीक है। जो हमारे मैथियास स्लाइडेन है,
ठीक है, मैं मैथियास बार बार बोलती हूँ क्योंकि मैथियास से हम मैथी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं जस्ट ट्रिक दे रही हूँ लर्न करने के लिए, राइट। मैथियास से मैथी याद कर सकते हो। मैथी क्या है? प्लांट में आती है, प्लांट आती है तो बॉटनिस्ट, ठीक है। तो मैथियास स्लाइडेन क्या है? हमारे बॉटनिस्ट है। कौन से? जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है, जर्मन बॉटनिस्ट, राइट। अब सन कैसे याद करोगे? अच्छा, 38 में उन्होंने काम किया था, 39 में उसने काम किया था, कैसे याद करोगे? देखो, प्लांट, ठीक है, और एनिमल, ठीक है, बॉटनिस्ट या बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। देखो, यहां से फिर भी हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन बी अल्फाबेट में देखें, एबीसीडी में देखें तो बी पहले आता है और जेड बाद में आता है ना। तो पहले सन जो 1838 में है वो कौन आएगा? बॉटनी आएगी। तो सबसे पहले 1838 में किसने काम किया है? जर्मन बॉटनिस्ट मैथियास स्लाइडेन ने। याद रहेगा, जर्मन बॉटनिस्ट मैथियास स्लाइडेन ने पहले काम किया। किस पे काम किया? प्लांट पे काम किया। इन्होंने क्या किया? लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को एग्जामिन किया एंड ऑब्जर्व किया। क्या? all plant are composed of different kind of cells which form the tissue of the plant। जो प्लांट है, ऑल प्लांट है, वो सब किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर के बने हैं। और वो सेल मिलकर के क्या बना रहे हैं? टिश्यूज बना रहे हैं प्लांट के। ये बात किसने कही? ये बात कही हमारे 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट मैथियास स्लाइडेन ने। क्लियर? स्टेटमेंट याद रहेगा। क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो ऑल प्लांट है कंपोज्ड ऑफ सेल, फर्स्ट थिंग। फिर इन्होंने बोला कि जो सेल्स हैं, ठीक है, वो टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही है प्लांट के अंदर। डन। आज एट अबाउट द सेम टाइम, यानी कि जहां पर इधर की तरफ बॉटनी में काम हो रहा था सेल के ऊपर, उधर ही क्या बात हो रही थी? हमारे ज़ूलॉजिस्ट की। अब देखो क्या होता है कि एक पार्टी थी, ठीक है, स्टोरी लर्न करने के लिए एक स्टोरी की तरह हम नरेट कर सकते हैं इस बात को कि एक पार्टी थी। एक पार्टी में ये दोनों बंदे थे, दोनों बंदे बोले तो दोनों साइंटिस्ट थे, दोनों सर प्रेजेंट थे। तो मिलते हैं अपन, जैसे पार्टी मिलते हैं, अच्छा ये जी हैं, ये हैं जो फलाना काम कर रहे हैं, ये जो हैं ये फलाना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे बॉटनिस्ट में मिले, ज़ूलॉजिस्ट में मिले। ज़ूलॉजिस्ट कैसे याद करोगे? स्वान, ठीक है, स्वान यानी कि हंस। कैसा होता है? एनिमल आता है, ज़ूलॉजी में आता है, राइट। ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट हैं ये। 1839 यानी कि उनके जस्ट एक साल बाद की बात है। स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स, ठीक है। जो पार्टी में मिले दोनों, तो इन्होंने बोला कि अच्छा मैं ये काम कर रहा हूँ कि मेरे को ये लग रहा है कि जो सारे के सारे जो प्लांट हैं वो सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो भाई जो ज़ूलॉजिस्ट है उन्होंने बोला कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि भाई सारे के सारे जो एनिमल हैं वो पूरे जो हैं सेल से मिलकर के बने हुए हैं, वो भी सेल से मिलकर के बनते हैं। तो दोनों की बात आपस में हुई, ठीक है, दोनों ने अपना काम डिस्कस किया और काम डिस्कस करके इन्होंने क्या कंक्लूड किया? अब स्वान ने जो कंक्लूड किया है, जो स्वान ने बात करी है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल पे बात नहीं करी है बच्चों, इन्होंने प्लांट पर भी बात करी है। तो फोकस करने वाली बात है जहां से क्वेश्चन आता है। कहीं ये वो प्लांट आती, अच्छा ये तो मैम ने बोला था मैथियास ने करा है ना। स्टेटमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, किसने क्या स्टेटमेंट दिए ध्यान रखेंगे। तो British zoologists studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer। ठीक है, किसने बोला? जो हमारे थियोडर स्वान हैं, इन्होंने बोला कि जो सेल है इसके बाहर एक पतली आउटर लेयर है, यही बोला। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्होंने नाम नहीं दिया है बच्चों, राइट। अब हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन उस वक्त 1839 में इन्होंने बोला कि जो सेल है उसके बाहर एक पतली लेयर की कवरिंग पाई जाती है। डन, आ गई बात समझ में? चलिए, ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू। जब वो किससे मिले थे? बॉटनिस्ट से मिले। किससे? मैथियास स्लाइडेन से मिले। तो उन्होंने क्या बोला था
कि प्लांट का जो प्लांट है वो सेल से मिलकर के बना होता है। तो इनके अंदर क्रेविंग हुई, किनके अंदर, जो स्वान थे उन्होंने बोला कि अच्छा मैंने तो सिर्फ एनिमल पे काम किया, एक बार प्लांट सेल को भी देख लेता हूँ। तो इन्होंने प्लांट को उठाया, उनको देखा तो पता लगा कि प्लांट भी किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, राइट। जब इन्होंने स्टडी करी किस पे, प्लांट टिश्यू पे, दैट द प्रेजेंस ऑफ ए सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। इन्होंने बताया, इन्होंने दो बातें बताई है, क्या बताई है, ठीक है। एक तो इन्होंने बताया कि जो सेल है उसके बाहर थिन आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, राइट। फिर इन्होंने बताया प्लांट टिश्यू पे बात करते हुए कि जो प्लांट सेल है, राइट, प्लांट सेल है उसके बाहर क्या मिलती है, सेल वॉल, डन। जबकि एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं मिला इनको। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बोले कि जो भी इन्होंने स्टडी करी, इन्होंने एक हाइपोथेसिस क्रिएट करी अपने माइंड में, द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इन्होंने बताया, जब इन्होंने प्लांट सेल पे स्टडी करी, एनिमल सेल पे स्टडी करी, तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस का निर्माण किया और इन्होंने बोला कि चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, किससे मिलकर के बने हैं, सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर के बने हुए हैं। किसने बताया सेल वॉल प्रेजेंट होती है, स्वान ने, ना कि स्लाइडेन ने, राइट। किसने बताया कि सेल के बाहर एक थिन लेयर होती है, किसने बताया, स्वान ने। इज दैट क्लियर, डन, राइट। तो स्लाइडेन एंड स्वान ने एक साथ मिलकर के सेल थ्योरी दी, राइट। लेकिन this theory however did not explain as to how new cell were formed। उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे जो है पुरानी सेल से नई सेल बनती है या नई सेल का विकास कैसे होता है। तो ये कार्य किसने किया, ये कार्य किया रुडोल्फ विर्को 1855 में। 1855 में रुडोल्फ विर्को जो भी आप चाहें, उन्होंने बोला कैंसर सेल पे काम कर रहे हैं, तो एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। भाई पुरानी सेल से ही नई सेल का निर्माण होता है। तो कंप्लीट स्टेटमेंट जो हो गए, 3 हो गए। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस स्लाइडेन एंड स्वान एंड टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। तो 3 स्टेटमेंट देने के बाद हमारे पास क्या आया, हमने बोला कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। दोनों ने मिलकर के बात कही, एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और जो भी पुरानी सेल है वो किससे मिलकर के बनती है, पुरानी सेल से बनती है। डन, आ गई बात समझ में। अब ओवरव्यू ऑफ द सेल, ठीक है, सेल का ओवरव्यू लेते हैं। इफ वी रिकलेक्ट द स्ट्रक्चर, if we recollect the structure of onion cell and human chick, the onion cell, which is a typical plant cell, we know already, has a distinct cell wall as its outer boundary। ठीक है, सेल वॉल किसने बताई थी, स्वान ने बताई थी। तो हमने यदि अनियन सेल लिया तो हमें पता लगा, या हमने अनियन लिया तो हमने देखा ये प्लांट सेल है, इसके पास एक आउटर लेयर है या आउटर कवरिंग है जिसको हमने सेल वॉल बोला है, ठीक है। एंड जस्ट विद इन द इट्स ए सेल मेम्ब्रेन, और उसके जस्ट नीचे एक थिन लेयर है जिसको हमने क्या बोला है, सेल मेम्ब्रेन बोला है। डन। द सेल्स ऑफ ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, राइट। ह्यूमन सेल के पास क्या है, हम बोल रहे हैं डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल है। डन। चलिए अब हम बात करें सेल के अंदर के कंपोनेंट की। हालांकि मैं बैक्टीरिया जब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे वो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम एक ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, हम डिटेल में अभी स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे। तो न्यूक्लियस की बात करें, किसने करी थी खोज, किसने करी थी डिस्कवरी, हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने। डन। किस में करी थी, नर्व सेल के अंदर। कौन सा मोशन बताया था, ब्राउनियन मोशन बताया था। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। कैसा है, एक तो इनसाइड द सेल,
सेल के अंदर, ईच सेल में, प्रत्येक सेल के अंदर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, हम न्यूक्लियोइड की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। तो डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस कह रहे हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, क्या क्या होगा, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल जिसको हम डीएनए कहते हैं, राइट, लाइक दिस। ये हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बीचों बीच हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड डेंस एक हम कह रहे हैं कि एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। डन, क्लियर। चल, सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कौन होगा, जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस मिलेगा जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। वेयर एज सेल दैट लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक। कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है क्योंकि प्रिमिटिव टाइप का है। साइटोप्लाज्म ऐसा मैट्रिक्स जहां पर जो ऑर्गेनेली है वो कह रहे हैं कैसे रहते हैं, इम्बेडेड रहते हैं। कैसे रहते हैं, इम्बेडेड रहते हैं इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल, ऑक्यूपाई करता है क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, इसी के अंदर इम्बेडेड रहते हैं ऑर्गेनली। The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both the plant and animal cell, दोनों के पास रहता है। Various chemical reaction occur, important बात बच्चों, साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शन है, वो कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, राइट। तो वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। ठीक है, कैसा होगा, और सेल को क्या बनाता है, लिविंग स्टेट में भी बनाता है। डन। बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा हम बात करें, द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। यदि हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं न्यूक्लियस को छोड़ करके, तो उसके पास और भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जैसे ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, राइट, जिसके बारे में हम ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बात करने वाले हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जो यूकैरियोटिक सेल है उसके पास तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, बट प्रोकैरियोट के पास में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोट के पास भी राइबोसोम है और यूकैरियोट के पास भी राइबोसोम है। एक क्वेश्चन आता है कि जो प्रोकैरियोट्स है और यूकैरियोट्स है उसमें एक सिमिलर ऑर्गेनेली जो है वो प्रेजेंट रहता है, हालांकि उसका जो यूनिट है वो अलग अलग है, लेकिन राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, राइट। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। Within the cell, ribosomes found not only in the cytoplasm but also within the two organelle, chloroplast और mitochondria, and on रफ ईआर, जो क्लोरोप्लास्ट है और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास भी जो है क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों बोला गया, ये पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी जब बैक्टीरिया की बात करेंगे। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवाइस। सेंट्रोसोम क्या करते हैं, जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगी कि सेंट्रोसोम क्या है, हमारे कैसे फाइबर, स्पिंडल फाइबर को अटैच करने में हेल्प करते हैं, कैसे सेल में सेल डिवीजन कराने में हेल्प करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, सेल का पूरा डायग्राम है। ठीक है, राइबोसोम भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, वैक्यूल भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, ईआर भी प्रेजेंट है, हमारे पास सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये बात हम करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। अब देखो यहाँ पर आप बात कर रहे हो, अब मुझे ये देख करके और ये देख करके बताओ कि कौन सा सेल क्या है। तो यहाँ आप देखोगे तो ये हमारी प्लांट सेल है, क्यों, क्योंकि इसके आउटर में क्या पाई जा रही है, सेल वॉल, जबकि ये हमारी एनिमल सेल है, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, राइट। फिर हम बात करें साइज की, यहाँ पर शेप और साइज में वरी करते हैं, क्वेश्चन आता है। देखो जब आप नर्व सेल की बात करोगे तो ये है हमारी लॉन्गेस्ट,
ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल है। यदि आप स्मॉलेस्ट सेल की बात करो, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल की बात करो तो वो है हमारी माइकोप्लाज्मा, राइट, 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर, राइट। यदि हम रेड ब्लड सेल की बात करें तो इसका जो है साइज वो है 7 माइक्रोमीटर। ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और हम बोले सबसे लार्जेस्ट, देखो ये लॉन्गेस्ट बोलिए नर्व सेल, नर्व सेल है लॉन्गेस्ट यानी कि लंबी, लार्जेस्ट बोले तो बड़ी, ठीक है। लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो है हमारा ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं एग सेल की, ठीक है। जो हमारा एग है या हमारा जो फीमेल गैमीट है वो क्या है, लार्जेस्ट सेल है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, नर्व सेल है, ठीक है। रेड ब्लड सेल का जो साइज है वो कितना है हमारा, 7 माइक्रोमीटर। इज दैट क्लियर? डन। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा is the smallest cell, only 0.3 micrometer in length, while bacteria could be 3 to 5 micrometer, ठीक है। आपकी बुक में दो जगह जो माइकोप्लाज्मा का साइज जो है बच्चों 0.1 भी दे रखा है और अभी जो है 0.3 भी दे रखा है। तो आपको जो राइट निशान लगाना है वो दोनों ही राइट है। देखो रेंज जो है वो तो हो गई हमारी, ये रेंज हो गई माइकोप्लाज्मा की, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास, यदि ऑप्शन में हमारे पास ये आ रहा है तो ये भी राइट है, ऑप्शन में हमारे पास ये आ रहा है तो ये भी राइट है। डन, क्लियर, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम ये कह रहे हैं। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो एग है वो क्या है, लार्जेस्ट सेल है। अमॉन्ग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल, आरबीसी की बात करें तो क्या इसका साइज है, डायमीटर क्या है, 7.0 माइक्रोमीटर। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल है। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, शेप्स अलग अलग हो सकती है, डिस्क लाइक हो सकती है, कॉलमनार हो सकती है, जैसा कि हमने पीछे देखा, पॉलीग्लोनल हो सकती है, कुबॉइड हो सकती है, थ्रेड लाइक हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, जो उसकी शेप है वो वेरी कैसे करती है, उसके फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। आप जब पूरा वो पढ़ोगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा हर सेल का स्ट्रक्चर अलग है, शेप अलग है, क्योंकि उनका फंक्शन भी अलग है। मैंने पहले ही बताया आपको कि नर्व सेल आप देखोगे अलग काम करेगी, अलग उसका शेप होगा, राइट। तो सेल का जो शेप है वो उसके फंक्शन के हिसाब से वरी करता है। अब हम बात करें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। तो टाइप ऑफ सेल कैसा है, ऑलवेज यूनिसेल्यूलर, और यूकैरियोटिक कैसा है, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर बोथ, राइट। सेल साइज की हम बात करें तो रेंज जो है 0.2 माइक्रोमीटर से 2.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, 0.2 से 2.0 माइक्रोमीटर तक वरी करते हैं। यहाँ पर बात करें तो साइज रेंज फ्रॉम 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। सेल वॉल की बात करें, यूजुअली प्रेजेंट होती, केमिकली कॉम्प्लेक्स इन नेचर होगा। देखो बच्चों एक छोटी सी बात बता रही हूँ, जो कोशिका जितनी छोटी होगी या जो जितना मतलब जितना स्ट्रक्चर ऑर्गेनली उसमें प्रेजेंट नहीं होगा वो इतना कॉम्प्लेक्स होगा। देखो जितना बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स है ना उतना ह्यूमन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ठीक है। तो यूजुअली प्रेजेंट होता है, क्या होगी इसकी जो सेल वॉल है वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर होगा, व्हेन प्रेजेंट केमिकली सिंपल इन नेचर होगी, राइट। न्यूक्लियस की बात करें तो एब्सेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, इंस्टीड दे हैव अ न्यूक्लियोइड रीजन इन द सेल, और यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। राइबोसोम की बात करें तो यहाँ 70s टाइप का है और वहाँ पर 80s टाइप का है। इसके बारे में अभी अपन जब प्रोकैरियोटिक सेल में आपको बताऊंगी डिटेल के अंदर, तब मैं सारी चीज़ें बताऊंगी, राइट। डीएनए अरेंजमेंट यहाँ पर बेसिकली सर्कुलर होता है, यहाँ पर लीनियर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बट सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट, प्रेजेंट बट सेल ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एब्सेंट होगी, वहां पर प्रेजेंट होगी। प्लाज्मिड जो है यहाँ प्रेजेंट होगा, वेरी रेयरली फाउंड इन यूकैरियोट्स। डन। तो इस तरीके से हमने सेल के बारे में क्या करा, एक तरह से इंट्रोडक्शन लिया, उसका हिस्ट्री पढ़ा, उसकी थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें देखी।
अब जब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे तो हम प्रोकैरियोट में पूरी सेल, उसके साथ में जो जो ऑर्गेनेली, उसका डायग्राम, उसका स्ट्रक्चर, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमने सेल और सेल का ओवरव्यू पढ़ा, उसकी हिस्ट्री पढ़ी। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के साथ, जब तक थैंक यू।